I hope you all are fine. Okay, so today we are going to start a new chapter, and the chapter's name is the fundamental unit of life. सबसे पहले हमको एक बात जाननी होगी कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है. यानी कि हम सबसे पहले चैप्टर के नेम का ही मीनिंग समझेंगे. फंडामेंटल का मीनिंग होता है एक मूल, ठीक है. यूनिट मीन्स इकाई एंड लाइफ मीन्स जीवन. ओके, सो यानी कि जीवन की एक मूल इकाई. ओके, और आपको आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है. प्लीज़ डोंट माइंड इट, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये होती तो होती क्या है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की मूल इकाई क्या है. हमारी जीवन की मूल इकाई है अभी मैं रोबोट कहने वाली थी, नहीं, सेल. सेल्स हमारे जीवन की एक मूल इकाई है. ओके, रॉबर्ट हुक वो इंसान था जिसने हमें सेल्स के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि सेल्स को हम देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे. उसने हमें बताया कि सेल्स होते तो होते क्या हैं. उसने हमें दिखाया, उसने डिस्कवर किया सेल को. इन विच ईयर? इन द ईयर 1665. कैसे किया उसने? मतलब एक वो साइंटिस्ट था एंड उसने अपना खुद से एक क्या बना रखा था, माइक्रोस्कोप बना रखा था. और जब उसने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, किसको? बार्क ऑफ ट्री. उसको जब ऑब्जर्व किया उसने तो उसको कुछ पता चला. उसको क्या पता चला कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक प्लांट में कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं. एक मिनट रुको, बॉक्स मैंने गलती बना दिया. देखो कुछ ऐसा से हेक्सागोनल ऐसा, ठीक है. ओ माय गॉड, क्या बना दिया, कुछ ऐसा देखो ऐसे. देन अब इससे जुड़कर और ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे जुड़कर ऐसे, फिर इसको यहाँ से जुड़कर कुछ और, फिर यहाँ से जुड़कर यहाँ से जुड़कर यहाँ से जुड़कर यहाँ से जुड़कर. अगर इसको नोटिस ना करें ना तो इसको देखकर कुछ कैसा लग रहा है, स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब के जैसा. ओके, एंड इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट डॉट. वो डॉट किस चीज़ के हैं ये पता है? वो है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले ये जान लेते हैं सेल होता तो होता क्या है. मतलब ये चीज़ जो हमें अभी अभी बताई है मैंने कि ये मूल इकाई होती है, लेकिन ये होती तो होती क्या है, कैसी है, ठीक है. इसका काम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे. दिखती कैसी है और मेनली हमने इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले अ सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमारी लाइफ की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. गलत बोल गई मैं. ये हमारे लाइफ की एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. ओके, अब आई बात समझ में. ये हमारे जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट होता है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सेल्स के बिना नहीं हो सकती. आई बात समझ? ओके, सो चलो आगे पढ़ते हैं. अब सेल्स के बारे में हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. उसको हम नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं. एंड आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने होते हैं. हमें इन दो बातों के बारे में पता चल गया. अब आगे पढ़ते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, ठीक है. अभी पहले यूनिसेलुलर पर चलते हैं. यूनिसेलुलर जो होता है ना, यूनि का मतलब हमें बताया गया है कि सिंगल होता है, ठीक है. यूनि का मतलब सिंगल और सिंगल का मतलब यानी एक. तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं. पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ एक ये सेल है, मान लो कुछ भी, मान लो ये है, ये पूरा एक जो इतना सा है ना, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है. ये इतना बड़ा नहीं होता, सेल बहुत छोटा होता है. आपकी स्किन में आपको कभी भी सेल नहीं दिख सकता नेक्ड आई से, ठीक है. नाउ सेकंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी सिंगल सेल से ही आए हैं.
हर एक सेल किसी न किसी और छोटे सेल से, एक सेल से आया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल होता तो होता कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चलता है कि द शेप एंड डिज़ाइन ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। मतलब किसी भी सेल का डिज़ाइन है, उसकी शेप है, वो किससे रिलेटेड होती है? उसके फंक्शन से। वो जिस काम को करता है उससे रिलेटेड होती है वो। अभी हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि सेल किससे बने होते हैं। सेल बने होते हैं सेल ऑर्गेनल्स से। ऑर्गेनल्स में एक वर्ड आता है ऑर्गन। ठीक है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ये ऑलमोस्ट सारे सेल्स में होता है। ये ऑलमोस्ट सारे सेल्स का कॉमन स्ट्रक्चर है। हाँ, कई सेल्स में नहीं भी होता, लेकिन ऑलमोस्ट ये कॉमन ही है। ओके, सो मेनली एक सेल क्या कंसिस्ट करता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और फिर साइटोप्लाज्म। ओके, 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। पहली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, मेम्ब्रेन होती है कवरिंग, न्यूक्लियस यानी कुछ सेंटर, और साइटोप्लाज्म जो पूरे में फिल्ड है। आई बात समझ? फिर से समझाते हैं। देखो, बहुत इजी बात बताई गई है। मान लो ये एक सेल है, इसके ऊपर से एक कवरिंग है, उसको हमने कह दिया मेम्ब्रेन। जो बीच में है उसको कह दिया न्यूक्लियस, और जो सारे के अंदर एक वाटर सा फिल है, एक फ्लूइड फिल है, उसको हमने कह दिया साइटोप्लाज्म। बस ये कॉमन चीज़ है। अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब बहुत ही सारे नाम होते हैं। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, देन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही मतलब क्या कहते हैं, कुछ ही स्पेसिफिक मटेरियल जो होते हैं उनको अलाउ करता है अपने अंदर और बाहर जाने को। ठीक है, लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन एंड द प्रोसेस इन विच O2 एंड CO2 मूव अक्रॉस in and out from the membrane is known as diffusion। आई बात समझ? यानी कि जब कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आता है, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल तो हो सकता है पानी को छोड़ के, बट ठीक है, O2 हो गया, CO2 हो गया, ये जब अंदर या बाहर मूव करते हैं ना एक सेल के, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये हम लोगों ने जान लिया, चलो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस वजह से कह रही थी मैं, क्योंकि जब वाटर एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है, या तो वो करता है हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि ये मान लो ये सेल है और ये एक इसमें फिल है, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया नमक या शुगर और इतना पानी है, ठीक है। मान लो अगर ये पानी जो है ये ज़्यादा है और सेल में पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो जो ये पानी है ये अंदर की तरफ मूव हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, समझना अच्छे से। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और ये एक सेल है। सेल के अंदर अभी हमने है ना जो बीकर है उसके अंदर पानी भर दिया। मान लो पानी की जो कंसंट्रेशन बीकर के अंदर है, ये बीकर के अंदर अगर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा है तो जो पानी यहाँ पर है ना वो यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है। और मान लो सेल के अंदर यहाँ से ज़्यादा है तो सेल जो है पानी को इस तरफ मूव कर देगा एंड सेल के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म, उसका खात्मा हो जाएगा पानी जो होगा, ठीक है। एंड मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वर्क करता है ये मेनली, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें वाटर मूव करता है उसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। आई बात समझ? चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे, रिजल्ट ऑफ पुटिंग एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट आर एज फॉलो। अब हम रिजल्ट को जानने वाले हैं। किस चीज़ के रिजल्ट को हम जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं अगर हम एक प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को शुगर या फिर सोल्ट के सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दे तो, ठीक है। सो सबसे पहले इफ
the medium surrounding the cell has higher concentration of water than cell, or you can see that if the solution is very dilute, then the cell will gain water and swell up. It is result of hypotonic solution. ये कह रहे हैं कि अगर एक मीडियम है, जो ये है बीकर, वही बात है जो मैं ऊपर समझा रही थी, ये है सॉल्यूशन है हमारा इसके अंदर, ये इसके अंदर इतना सॉल्ट है मान लो, ठीक है, और सेल के अंदर इतना पानी है और ये इतना पानी है, तो ये पानी जो है ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा और जो सेल है उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो इतना स्वेल अप हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। अब मान लो ऐसा ना होता और यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर मान लो इतना पानी है और इसके अंदर इतना, ये ऊपर जहाँ पे खाली है वहाँ पे पानी है, तो क्या होगा, जो सेल में अंदर पानी है ना वो बाहर आ जाएगा और जो शेल है वो छोटा हो जाएगा, शेल नहीं सेल, सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब एक और होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर और सॉल्ट या फिर शुगर और पानी या फिर सॉल्ट और पानी की मात्रा इक्वल होती है, तो क्या होएगा, तब जो मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं होएगी, ये सेल के अंदर पानी है और ये उसके अंदर पानी है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ज़रा सा भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब मान लो वही बात है, वो वाटर को छोड़ देगा या फिर वाटर को ले लेगा, वाटर को वो छोड़ता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ऐसा लिखाते हैं कई लोग, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा सॉल्यूशन होता है, यानी कि जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हायर होती है सेल में, उसके अंदर क्या होएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, और जिसके अंदर कम होती है, यानी कि जिसके अंदर वाटर में ज़्यादा होती है और सेल में कम होती है, तो सेल अपने अंदर वाटर को ले लेगा और वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं होता, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ओके। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है, अमीबा क्या करता है, एक सेल है वो जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो मान लो उसकी शेप कुछ ऐसी है, फिर वो अपनी शेप को, अब ये इसके सामने फूड आ गया मान लो इधर, तो ये क्या करेगा, अपनी शेप को थोड़ी सी चेंज करेगा और ऐसी बन जाएगा, ठीक है, और ये फूड रहा। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा और ये आ गया यहाँ पे फूड, और फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, ये एकदम गोल हो जाएगा और सारे को हमने फूड वैक्यूल में भेज देगा। तो वो क्या हो रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है। शेप चेंज हम कब कर सकते हैं, जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो। एंड एक और बहुत ठीक है, एक और बहुत है इधर, बहुत नहीं है, एक बात है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है जो कि हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके। सो हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, दिखाऊं कितना पढ़े हैं, और एक दिन में इतना पढ़ना छोटी बात नहीं होती। आगे अब हमें ओ माय गॉड, लेकिन हो जाएगा, छोटी सी वीडियो में ही हो जाएगा। एंड हम आगे ये पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे, एक और नई वीडियो अपलोड होगी। सो हम कल कहाँ से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस से, ओके। सो न्यूक्लियस से हम फिर से स्टार्ट करेंगे एंड पढ़ेंगे, ओके। सो अच्छे से इसकी एक बार रिवीजन ले लेना सारे की, जिससे कि आपको अच्छे से हो जाए। अपनी बुक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना होता है आप लोगों को, तो उसका भी यूज़ करना। आप इसमें से देख के नोट्स भी बना सकते हैं, आप देख लो आपको चाहिए हूँ, या फिर आपको यूज़ कर सकते हो आप इसी वीडियो में, मैं सारे के सारे दिखा रही हूँ। आप इन सारों को अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर फ़ोन की हेल्प से ही कर लो, बहुत काम आएंगी ये एग्ज़ाम के टाइम पर आपको। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सारे के सारे चैप्टर्स को बार बार रीड करें। वो बहुत बड़े चैप्टर्स हो जाते हैं यार, मुझे भी पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, ओके। बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ताकि वो मुश्किल ना हो इस वजह से आप ये नोट्स ले लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड हमारे नोट्स ख़त्म होते हैं,
इसी तरह हम बाय बाय कहते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय, एंड अच्छे से रिवीजन करना। बाय बाय गुड बाय गया।